आज हमें बात करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ये आज शुरू करना है। तो ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू देख लेता हूँ। पहला तो बात यह है कि हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसका एक्चुअली दो डिविजन्स हैं। पहला वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया चल गया होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या किया जाता है, उसमें चार्जेस को स्टडी किया जाता है व्हेन द चार्ज इज रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट मतलब ये चार्ज रेस्ट में रहता है, और कोई चार्ज रेस्ट में तभी रह सकता है when the charge is on a substance which is non-conducting। मतलब चार्ज हमेशा अगर इंसुलेटिंग सब्सटेंस के ऊपर रहेगा तभी it will not conduct। Otherwise, if the substance on which the charge resides, if it is conducting, then easily charge will pass one position to other। That means it will continuously change its position। और दूसरा है, अच्छा ठीक है, इससे पहले इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो हम लोग जब चार्ज को स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंदर में भी बहुत सारा टॉपिक्स रहेगा, जैसे कि पहले तो हमें स्टडी करना है चार्ज को, फिर देखेंगे फील्ड्स, उसका फील्ड्स क्या होता है, और भी टॉपिक्स है जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हमें स्टडी करना है कैपेसिटर और गॉस लॉ, ये सब स्टडी करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स व्हाट, चार्ज इन मोशन। चार्ज जब मोशन में रहेगा तब चार्ज का स्टडी जो जिस ब्रांच में किया जाता है इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसमें टॉपिक्स है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब यहाँ पे हम लोग डीसी करंट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वी हैव टू स्टडी मैग्नेटिज्म, देन वी विल आल्सो स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो इंडक्शन क्या है, मतलब इसमें इंड्यूस किया जाता है चार्ज, देखेंगे बाद में। अभी वी आल्सो हैव टू स्टडी करंट, अनदर करंट दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट दो टाइप का होता है, तो ये स्टडी करेंगे। तो अभी हमें शुरू करना है चार्ज एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चार्ज और फील्ड, ये दोनों स्टडी करना है। तो मैं इरेज कर देता हूँ ये पोर्शन। तो अभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखना है। तो पहले हम लोग बात शुरू करते हैं स्कूल का कॉन्सेप्ट से, स्कूल से जो हम लोगों को सीख मिला है। पहली बात यह है कि अगर मान लो मेरे हाथ में एक कंघी है, कंघी मतलब चिरुनी, तो इससे अगर मैं बालों में 2-3 बार रब करूं, फिर इसको अगर थोड़ा छोटा छोटा पेपर पीसेस के पास लेके जाओ, तो देन वी फाइंड दैट दिस पेपर पीसेस गेट अट्रैक्टेड बाय दिस कम, ओके। और वो कंघी क्या है, मान लो मेरे पास हाथ में जो मार्कर है, अगर इसे भी मैं बालों में 3-4 बार रब करूं और छोटा छोटा पेपर पीसेस के पास लेके जाओ, तो हम लोगों को दिखेगा कि पेपर पीसेस को ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये है सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक चार्जेस, ओके। तो पहले बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट ढूंढना है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, तो एकदम बेसिक से बात शुरू करते हैं। तो पहले मेरे हाथ में ये मार्कर नहीं, मान लो ये एक ग्लास टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब का मटेरियल क्या होता है, इन जनरल द फॉर्मूला इज SiO2, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इससे बनता है वो ग्लास का जो मटेरियल होता है।
तो बेसिक और एटॉमिक स्टैंडर्ड में जाके हम लोगों ने अगर ढूंढने से क्या मिलेगा, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो मान लेते हैं हम लोग इट इज नॉट SI2 rather we will considering that for simplicity we will consider that it is just a silicon atom. Okay, in case of silicon atoms we find that सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 14। तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लो एक न्यूक्लियस, फिर 3 सेल रहता है, ठीक है, ये 3 सेल हो गया, दिस इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कितना रहेगा, 14 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, और पहला वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन द सेकेंड सेल नंबर L, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। So in the second cell there are 8 electrons, in the third cell there are 4 electrons. Suppose these are the 4 electrons. तो ये सिलिकॉन से बना हुआ है टेस्ट ट्यूब है मेरे पास। अगर मान लो ये सिल्क का शर्ट है, अगर इस शर्ट के साथ मैं इस टेस्ट ट्यूब को ऐसा रब करूं तो करने से क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कैसे बैलेंसिंग हो रहा है। पहली बात, यहाँ पे ये 14 न्यूट्रॉन्स, ये तो न्यूट्रल है, दिस 14 प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन attracts all these electrons and that's why these electrons are इसका मतलब आउटर शेल्स में रोटेट कर रहा है, इसका एटॉम में कॉन्फाइंड रहता है। अगर ऐसा सिचुएशन है, अभी बात ये है कि अगर ये सपोज इन द फर्स्ट सेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू दीज प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस लार्जर फोर्स कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इन द सेकंड सेल। सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स जितना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, इट विल बी लेसर देन द फर्स्ट सेल। और थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स लगेगा क्या हो जाएगा, इस एटम के लिए सबसे कम फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा थर्ड सेल में। इसका मतलब ये है कि इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस स्मॉलर और लेसर स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द न्यूक्लियस। और ये ऐसा क्यों होता है, मतलब बाहर जितना बाहर दूर वाला सेल में रहेगा, आउटर मोस्ट सेल में रहेगा, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस लेस फोर्स बिकॉज दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। स्कूल में केमिस्ट्री होगा शायद। तो अभी सिचुएशन क्या है, ये सिलिकॉन एटम है और आउटर मोस्ट सेल में जो जितना सारा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 है, दिस विल एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस न्यूक्लियस। अभी इस ग्लास टेस्ट ट्यूब को मैं सिल्क क्लॉथ में रब किया, दूसरा साइड में सिल्क में क्या, सिल्क एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली प्रोटीन सब्सटेंस से बना हुआ है। और इन जनरल दिस सिल्क मटेरियल इज actually electron deficient, that's why they have a huge tendency to attract electrons. Now when I will rub this test tube, the electrons residing in the outermost shell of silicon atoms will easily released and catched by these silicon proteins. तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मान लो कि इस सिलिकॉन एटम का बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, मतलब सिल्क में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन और 14 न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं बात करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 प्रोटॉन के बजाय से 14 प्लस चार्जेस है और 14 इलेक्ट्रॉन की वजह से 14 माइनस चार्जेस है। नाउ व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, देन वी विल हैव अ टोटल ऑफ 14 प्रोटॉन्स, एग्जिस्टिंग प्रोटॉन्स हियर, एग्जिस्टिंग प्रोटॉन्स 14, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा, 2 कम हो गया, दैट मीन्स देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस 12 इलेक्ट्रॉन्स विल neutralize for 12 protons existing there. That means ये प्रोटॉन सेंटर में जो 14 प्रोटॉन्स है, this will balance the charge of 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्रोटॉन ने तो 12 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन
क्या हो जाएगा, सॉरी 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। दैट मीन्स दिस एटॉम विल एक्वायर ए चार्ज ऑफ 2+, 2 चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैंने सिल्क में राब किया था, सिल्क में क्या हुआ, वो पहले तो न्यूट्रल था, बाद में जब एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ से, ये सिलिक एटॉम से, तो यहाँ पे पहले न्यूट्रल था, अभी 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। दैट मीन्स दिस विल एक्वायर चार्ज ऑफ 2-, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। सो एज ए होल वी फाइंड दैट दिस एटॉम गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, while the cloth or substance on which this glass tube is rubbed, it gets negatively charged, 2-, negatively charged, right? तो ऐसा ही होता है कि अगर मैंने कम को रब किया है बालों में, तो उस टाइम में क्या होता है, कम का जो मटेरियल है ये एक्चुअली बहुत ह्यूज मास वाला, बहुत बाल्की है, इसमें ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ये बहुत सारे एटम्स रहता है। तो वो राम होने के बाद मतलब इसका जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है बहुत इजीली रिलीज हो जाता है, और बाल ये जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस से, प्रोटीन से बनता है, वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है। तो एज ए रिजल्ट कम में क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है एंड दिस विल एक्वायर ए चार्ज ऑफ प्लस, व्हाइल बाल जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, दिस विल एक्वायर ए चार्ज और निगेटिव चार्ज, इट विल एक्वायर ए निगेटिव चार्ज। तो ऐसा होता है, मतलब ये कॉजेस तो हम लोगों को पता चल गया क्यों होता है, ये पेपर को स्टिच क्यों करता है। तो अभी और एक बात है यहाँ पे, ये भी साथ ही साथ बोलना चाहिए कि अगर मैंने टेस्ट ट्यूब का इस एंड को रब किया है, मतलब यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ है, एंड सिंस दिस इज ग्लास material is a non-conducting substance, that's why these electrons, this charge, positive charge will not transfer to the other end, that's why this charge remains confined within this side। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मतलब क्यों होता है ये सब फेनोमेना ना। तो अभी तो हम लोगों को ये पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और ये कम और ये ग्लास ट्यूब का जो फेनोमेना है वो क्यों है, कैसे होता है, तो उसके बारे में तो पता चला है हम लोगों को। तो हमें उसका, जैसे कि हम लोगों को ये इसलिए पता है क्योंकि हम लोगों ने ये बुक में स्टडी किया है। तो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं आ गया, मतलब ये धीरे धीरे एडवांस करता रहा, फिजिक्स साइंस डेवलप करता रहा और ये सब फाइंडिंग्स सामने है। तो इसका शुरुआत कहाँ से, मतलब हम लोग उसका बेसिक और स्टार्टिंग को देखना है, तब हम लोगों को इसका थोड़ा हिस्टोरिकल रिव्यू भी देख लेना चाहिए। हिस्टोरिकल रिव्यू। तो अगर मुझे ये देखना है तो सबसे पहले ये चार्जेस के बारे में जो स्टडी किया गया उसका सबसे पहला वाला एविडेंस मिलता है इन ग्रीक फिलोसॉफी। इट इज अबाउट 600 BC and the name of the scientist is थेल्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मतलब फाइंड आउट, उन्होंने वो ऑब्जर्व किया है कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एम्बर। ये एम्बर सब्सटेंस क्या है, ये एक्चुअली बाल्टिक सी नाम का एक सी है और उसका पास में, उसका बैंक में जो एक पाइन टाइप का, शिलोंग में जो अवेलेबल होता है ना पाइन ट्री, उसी टाइप का एक प्लांट रहता है और उस प्लांट से जो रेसिन सब्सटेंस निकलता है। रेसिन मतलब क्या है, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि करबी फूल, पता होगा ना, करबी फूल, फिर कटहल आई मीन जैकफ्रूट, उसका अगर किसी भी ब्रांच को तोड़ देने से क्या होता है, व्हाइट सब्सटेंस जैसा कुछ निकलता रहता है। तो उस पाइन ट्री का किसी भी ब्रांच को निकालने से या किसी एक जगह पे काट मार्क छोड़ देने से वहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे रेसिनस सब्सटेंस निकलता रहता है और उसी रेसिनस सब्सटेंस को थोड़े वक्त ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो हार्ड बन जाता है और उस सब्सटेंस का नाम है एम्बर। ठीक है, तो एम्बर एक्चुअली क्या है ये देख लो, तस्वीर में दिखेगा। तो ये पेड़ से निकलता है, पेड़ से निकला हुआ एक टाइप का रेसिन है और जब ये हार्ड बन जाता है वो एक्चुअली डेकोरेटिंग सब्सटेंस और लड़की लोगों के लिए ऑर्नामेंटल पर्पस में भी यूज़ किया जाता है। बहुत ही शाइनी मटेरियल येलोइश टाइप का होता है।
तो उस सब्सटेंस को इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये एम्बर जो है इसको अगर फार के साथ रब किया जाए तो वो क्या कर लेता है, वो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी अटेन कर लेता है। मतलब इसके बाद आफ्टर रबिंग विथ फार, इफ यू ब्रिंग दिस एम्बर नियर टू द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और अदर सब्सटेंसेस, देन ही ऑब्जर्व दैट दिस एम्बर अट्रैक्ट्स दोज स्मॉल पार्टिकल्स। पर वो तो बहुत ही पहले की बात है, तब तो ये फिजिक्स नहीं था और इन लोगों को चार्जेस के बारे में पता नहीं था। बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने जस्ट ये ऑब्जर्व किया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। सो ही Thales for the first time observed this kind of phenomena. Okay. Then secondly we can say that for the second time we will say that it is in 17th century. 17th century. It is William Gilbert. इन्होंने भी ये सेम अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नॉट ओनली एम्बर बट ऑल्सो ग्लास एंड इबोनाइट, glass and ebonite, these two substances also shows similar kind of property. Now what is ebonite? It is actually a kind of rubber which is very hard. इन जनरल हम लोगों को क्या होता है, रबर कुछ सब्सटेंस मिलने से वो बैंड हो जाता है, पर ये रबर मतलब एक्चुअली इबोनाइट नाम का एक टाइप का वुड होता है। इबोनी एक्चुअली कहा जाता है इबोनी वुड, और वो देखने में थोड़ा उस वुड टाइप का होता है। दैट्स व्हाई इट इज ए रबर बट इट लुक्स लाइक दिस इबोनी वुड, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब उसका नाम भी ऐसा ही कुछ रख दिया गया। तो विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट इट इज नॉट द एम्बर ओनली बट दीज अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो शोज सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। फिर थर्ड जो नाम लेना पसंद करूंगा ये है ऑट्टो वॉन गुएरिक, GUERICKE। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि these substances, amber, glass, ebonite, these substances not only attracts small pieces of paper and other substances. इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया that under certain conditions, circumstances, any combination of two types of substances when they are rubbed together, sometimes he observed that these some particular two substances attracts each other and और दूसरा कुछ particular combination एक दूसरे को रिपेल भी करता है। मतलब इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी देखा गया है, इट नॉट ओनली attractive but under certain circumstances it is also observed that यहाँ पे repulsion का भी phenomenon दिखा जाता है। तो ये है इसका historical review. Now without wastage of time we will directly proceed to the topics. तो पहले अभी हमें देखना है there are two kinds of charges. Two kinds of charges. अभी तो हमें अब पता है कि there are two types of charges, one is positive and the other is negative. पर for the first time पहली बार इन लोगों को कैसे ये पता चला कि there are two kinds of charges? तो इसके लिए हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट्स करना है। पहले क्या करना है, मुझे एक रबर रॉड लेना चाहिए। क्या चीज? रबर रॉड। रबर रॉड को रब करना है किसके साथ? फार मतलब वो लूम होता है ना, भेड़िया का, तो ये चीज। तो पहले क्या करना है, रबर एक रॉड लेके उसका एक एंड को फार के साथ रब करना है। Then we have to suspend it horizontally such a way that it swings horizontally. We have to suspend it in such a way that it swings horizontally. ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एक थ्रेड के जरिए किसी एक सपोर्ट से इसको सस्पेंड करके रखा है। अभी क्या करना है, मैं से कि मान लो दिस एंड इज रब्ड विथ, और ये रबर रॉड ना, रबर रॉड
which is rubbed with fur. And if we bring another rubber rod which is also rubbed with fur, and the charged or rubbed portion is brought near this end, जैसे कि ये रब किया हुआ पर्सन है और उसी के पास हम लोगों ने क्या किया, दूसरा रबर रॉड को लेके आ गया जिसका भी जिस साइड को हम लोगों ने रब किया है, तो उसको इसके पास लाने के बाद दिखाई देता है कि दिस रॉड गेट्स रिपेल्ड, ये दूर चला जाता है। ठीक है, सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किया ग्लास और सिल्क के साथ। ये हम लोगों ने एक ग्लास रॉड को सस्पेंड किया है जिसका दिस साइड इट इज ए ग्लास रॉड और रब्ड विथ सिल्क। ठीक है, दूसरा ग्लास रॉड हम लोगों ने इसके पास लेके आया अनदर ग्लास रॉड प्लस सिल्क क्लॉथ, मतलब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया है, ये पोर्शन रब किया हुआ पोर्शन है। ठीक है, और दूसरा ग्लास रॉड प्लस सिल्क, ये भी हम लोगों ने अनदर ग्लास रॉड लेके सेम प्रोसेस को अप्लाई किया और इसके पास लेके आया। तो हम लोगों को दिखाई दिया कि यहीं पे भी सेम सिचुएशन, दिस ग्लास रॉड पुशेस दिस ग्लास रॉड अवे फ्रॉम इट, मतलब इसको रिपेल कर रहा है। अभी थर्ड सिचुएशन में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उसी ग्लास रॉड के पास ये ग्लास रॉड है जिसको रब किया गया था किसके साथ, सिल्क के साथ। ओके, एंड व्हेन दिस रबर rod which is rubbed with fur is brought near this glass rod, then we find that these two rods attracts each other, एक दूसरे के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि रबर को रिपेल कर रहा है, ग्लास को रिपेल कर रहा है, पर यहाँ पे ग्लास और रबर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है, जो भी आसपास यहाँ पे है और यहाँ पे भी जो भी है, मतलब ये दोनों तो एक ही होगा क्योंकि बोथ दिस रबर रॉड्स आर रब्ड विद फर, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हुआ होगा यहाँ पे भी सेम हो रहा है और ये एक दोनों को रिपेल कर रहा है, मतलब क्या सेम रिपेल कर रहा है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ग्लास को रब किया गया सिल्क के साथ, यहाँ पे भी ग्लास को रब किया गया सिल्क के साथ, मतलब इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा और यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, सेम टू सेम repels, but when glass rubbed with silk and another rubber rod is brought which is rubbed with fur is brought near the glass, then we find that they attracts each other। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ उल्टा सीधा होगा, मतलब इसमें जो है इसमें अलग सा होगा, या अगर सेम हो गया होता है यहाँ पे जैसा हो रहा था रिपेल कर लेता, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे सेम नहीं है। अगर दोनों में सेम होता तब तो रिपेल कर लेना चाहिए। तो इसी एक्सपेरिमेंट से इन लोगों को कंक्लूजन ड्रॉ करने को मिला कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। और चार्जेस के बारे में जैसे कि हम लोगों ने मान लिया कि एक में पॉजिटिव हो रहा है, एक में नेगेटिव हो रहा है, ऐसा कुछ इन लोगों के पास रूल्स नहीं था, मतलब ऐसा कुछ जरिया नहीं था। इन लोगों ने क्या किया, इस ऐसे ही नाम दे दिया कि अगर इसको हम लोग मान लेंगे कि इसमें जैसे कि इसमें इन लोगों ने मान लिया कि ग्लास में जो चार्जेस एक्यूमुलेशन हो रहा है ये पॉजिटिव, और यहाँ पे रबर में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है चार्ज ये नेगेटिव। मतलब इसका कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इन लोगों ने जस्ट एज्यूम कर लिया कि इसमें जो है इसमें अलग सा है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। सो इन लोगों ने एज्यूम किया है दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अगर स्टार्टिंग में इन लोगों ने इसको अगर माइनस ले लिया होता और इसको अगर प्लस ले लिया होता और इसको माइनस ले लिया होता, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए इन लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने एक सीरीज बनाया, सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंस, सीरीज
ऑफ इम्पोर्टेंस। उसमें क्या किया गया, बहुत सारा सब्सटेंसेस का नाम लिया गया, जैसे कि पहले फार, देन ग्लास, वूल, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, फिर और भी बहुत सारा सब्सटेंसेस है, फिर इबोनाइट और लास्ट में टेफ्लॉन। तो ये सब इन लोगों ने ये सब चीज़ का एक सीरीज बनाया। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि किसी भी दो आइटम को लो, जैसे कि मान लो फार और सिल्क। अगर फार और सिल्क को मैंने रब किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला जो आएगा उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा और दूसरे वाला को नेगेटिव। अभी मान लो अभी सिल्क को मैं रब कर रहा हूँ इबोनाइट के साथ, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सिल्क के साथ इबोनाइट का फ्रिक्शन, तो हमेशा ये ऑर्डर तो फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमारा कन्वेंशन ये है कि जो पहला वाला नाम आएगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और सेकंड वाला नेगेटिव। जैसे कि अगर फार को मैंने सिल्क के साथ रब किया है तो फार तो पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव। फिर सिल्क को अगर मैंने इबोनाइट के साथ रब किया है तो सिल्क जो प्रॉपर्टी एडिंग करेगा वो पॉजिटिव रहेगा और इबोनाइट नेगेटिव रह जाएगा। तो ये है सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस भी दे दिया जाता है कि इफ यू रब दिस टू आइटम्स दिस एंड दिस व्हिच विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड व्हिच वन विल एक्वायर नेगेटिव चार्जेस, ऐसे भी क्वेश्चंस रह जाता है। तो ये पूरा सीरीज तुम लोगों को देख लेना चाहिए, नोट में रहेगा।